किया था एज ऑफ द ट्री, ट्री की क्या एज होनी चाहिए। सेकंड हमने मेथड ऑफ कटिंग की बात की थी कि कौन सी मेथड ऑफ कटिंग आप यहाँ पर फॉलो करोगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सीजन ऑफ द कटिंग, कि आपको किस सीजन में कट करना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर। क्लियर। तो सबसे पहले सीजनिंग वर्ड समझते हैं। सीजनिंग मतलब क्या होता है? सीजनिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर। मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोलते हो? सीजनिंग बोलते हो। क्लियर। करेंगे तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर में हमने क्या देखा है यहाँ पे? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट। जब आप एक फ्रेश ट्री को फ्रेश ट्री को क्या करते हो? कट करते हो, फेल करते हो। क्लियर। कट कर देते हो तो उसका जो वेट होता है मॉइस्चर की वजह से, किसकी वजह से? मॉइस्चर प्रेजेंस की वजह से कितना? 50% और मोर, इतना आपको वेट उसका फील होता है। क्लियर। एक जो न्यूली आप पेड़ को क्या करते हो? कट करते हो तो उसका जब आप वेट लेते हो तो वो मॉइस्चर की वजह से 50% और मोर अपने खुद के वेट से ज्यादा होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है। तो इसमें बोल सकते हो आप ऐसा कि when a tree is newly felled, it contains about 50% or more of its own dry weight as water. क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं सीजनिंग की प्रोसीजर। हमने समझ ली है क्या होता है? रिड्यूसिंग द मॉइस्चर कंटेंट। तो यहाँ पर अब अगर टिम्बर की बात की जाए, इसकी बात की जाए, टिम्बर की बात की जाए तो टिम्बर में जो मॉइस्चर आपका होता है, क्लियर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर। टिम्बर में क्या बोल रहा हूँ? जनरली 2 टाइप ऑफ, क्या बोला मैंने? 2 टाइप ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन टिम्बर। क्लियर। पहला आपका होता है यहाँ पर 2 टाइप ऑफ बात की है तो यहाँ पर पहला जो आपका होता है दैट इज फ्री वाटर। मॉइस्चर किस फॉर्म में होगा? फ्री वाटर के फॉर्म में प्रेजेंस होगा। सेकंड यहाँ पे होता है आपका बॉन्ड वाटर। सेकंड आपका होता है बॉन्ड वाटर। क्लियर। क्लियर। अब देखो जो वाटर आपका सेल्स जो आपकी होती है, सेल्स में जो कैविटी आ जाती है या सेल्स जो वॉल्स होती हैं उसमें जो आपका वाटर प्रेजेंस होता है दैट इज द फ्री वाटर। एंड बॉन्ड वाटर जो होता है बॉडी ऑफ द टिम्बर, आपकी जो लकड़ी होगी उसकी जो बॉडी होगी उसके अंदर जो वाटर आपका प्रेजेंस होगा दैट इज द बॉन्ड वाटर। क्लियर। अगर एक डायग्राम से हम समझें, अगर एक डायग्राम से समझे तो यहाँ पर जो आपका वाटर प्रेजेंस होगा, ये आपकी कैविटी है दैट इज द सेल कैविटी। ये आपकी क्या है? सेल कैविटी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? आपका फ्री वाटर प्रेजेंट होगा। क्लियर। क्या होगा? फ्री वाटर प्रेजेंट होगा। और आप बोल सकते हो फ्री वाटर जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे होता है? इन वाइट्स या फिर सेल कैविटी। इसमें प्रेजेंट होता है
वाइट्स में प्रेजेंट होता है या फिर सेल कैविटी भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट जो इस लकड़ी जो है आपकी जो टिम्बर है इसकी बॉडी में जो वाटर प्रेजेंस होगा दैट इज द बॉन्ड वाटर। इसको आप बोलते हो बॉन्ड वाटर। ये आपका क्या है? बॉन्ड वाटर है जो आपकी किसमें प्रेजेंस होता है? सेप गुड भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। क्लियर। तो सेप में जो आपका प्रेजेंस होता है दैट इज द बॉन्ड वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप जब सीजनिंग परफॉर्म करते हो तो फ्री वाटर और बॉन्ड वाटर में आप कौन से वाटर को रिमूव करते हो? तो ड्यूरिंग सीजनिंग प्रोसेस हम फ्री वाटर को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। क्लियर। तो ड्यूरिंग, ये पॉइंट भी आप याद रखना, ड्यूरिंग सीजनिंग we remove free water। हम फ्री वाटर को रिमूव करते हैं जो आपकी सेल कैविटी और वॉइड्स में प्रेजेंट। क्लियर। एट द पॉइंट वेयर एंटायर फ्री वाटर आर रिमूव, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा फ्री वाटर आपका रिमूव हो जाता है उस पॉइंट को फाइबर सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फाइबर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर। तो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट क्या कहलाता है यहाँ पे? तो आप लिख सकते हो इसमें एंटायर फ्री वाटर रिमूव, एंटायर फ्री वाटर रिमूव, पूरा का पूरा आप फ्री वाटर यहाँ पर क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो। ऐसे पॉइंट को आप फाइबर सैचुरेशन पॉइंट बोलते हो। क्या बोलते हो? फाइबर सैचुरेशन पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी से बताएं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि आप मॉइस्चर कंटेंट को कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर। सीजनिंग पहले अपने को बाद में करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है? मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो मॉइस्चर कंटेंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सबसे पहले आपको टिम्बर का यहाँ पे सैंपल लेना है। क्लियर। क्या लेना है? टिम्बर का सैंपल लेना है। ठीक है। सैंपल ऑफ टिम्बर आर टेकन, और सैंपल जो आप यहाँ पर लोगे इसकी डायमेंशन क्या होना चाहिए? इंपोर्टेंट ये है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाएगा। डायमेंशन ऑफ द सैंपल ऑफ टिम्बर, ये आपकी होने वाली है 50 mm by 50 mm by 25 mm। इस डायमेंशन का आप टिम्बर का पीस लोगे। क्लियर। आपने इस डायमेंशन का ले लिया, देन वेट इज नोट। आपने इस डायमेंशन का सैंपल लिया और उसके वेट को क्या कर लिया है? नोट कर लिया है। क्या कर लिया? नोट कर लिया। देन दिस सैंपल ड्राइड, देन सैंपल ड्राइड, उस सैंपल को आपने क्या कर दिया? ड्राइड कर दिया। और यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि कितने टेम्परेचर पे आप यहाँ पे ड्राई कर रहे हो। टेम्परेचर आपका यहाँ पे होगा दैट इज 103 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। या तो 2 डिग्री सेल्सियस कम भी हो सकता है या 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे बढ़ भी सकता है। तो सैंपल को आपको इस टेम्परेचर पर ड्राई करना है। क्लियर। then after dried again wait noted,
के बाद, क्लियर, जब आपका ड्राई हो जाएगा उसके बाद अब क्या होगा, क्लियर। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला आपके पास है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, कितना परसेंटेज मॉइस्चर आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपने जो पहले जो सैंपल लिया था 50 mm by 50 mm by 25 mm, इसका जो वेट लिया था इसको हमने बोला है W1। ये आपका क्या है W1, दैट इज ओरिजिनल वेट ऑफ टिम्बर। और आफ्टर ड्राइड जो आपका वेट आया है, आफ्टर ड्राइड जो आपका वेट आया दैट इज W2, और इसको हमने बोला ओवन ड्राइंग वेट, क्लियर, ओवन ड्राई वेट और ओरिजिनल वेट ऑफ टिम्बर, क्लियर। तब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W2, और परसेंट की बात मैं कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई 100, दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर। इससे आप मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना मॉइस्चर अवेलेबल है आपकी टिम्बर में। फिर आप उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। क्लियर। और जो ये मेथड हमने समझी है इसको आपने सॉइल में भी समझा होगा मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज ओवन ड्राइंग मेथड। और इस मेथड को आप स्टैंडर्ड मेथड के नाम से भी जानते हो, क्लियर। ये आपकी एक स्टैंडर्ड मेथड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि सीजनिंग जो हमने की है इसका इंपोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या होगा अगर मैं टिम्बर की सीजनिंग कर रहा हूं। अगर नहीं करूंगा तो क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और अगर कर रहा हूं तो एडवांटेज कुछ होंगे। इसलिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर मेहनत करूंगा तभी सीजनिंग आपकी होगी, क्लियर। तो अगर आप देखना यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देना एडवांटेज में पहले एडवांटेज की बात करूं कि अगर आप टिम्बर को किसमें यूज कर रहे हो, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो, क्लियर, यूज एज अ फ्यूल। आप कैसा यूज कर रहे हो, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हो, देन कैन बी बर्न इजीली, क्लियर, कैन बी बर्न इजीली। अगर आप मॉइस्चर को रिमूव कर दोगे और उस टिम्बर को एज अ फ्यूल यूज करोगे तो वो क्या होगा, इजीली बर्न हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करने पर रिड्यूस क्या हो जाएगा, रिड्यूस द वेट ऑफ टिम्बर। टिम्बर का वेट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एक क्या होता है आपका न्यूली फेल्ड ट्री का जो वेट होता है वो 50% टू मोर by oven weight due to presence of moisture। मॉइस्चर प्रेजेंस की वजह से 50% या उससे ज्यादा उसका वेट जो होता है क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप टिम्बर की सीजनिंग कर देते हो तो उसका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर। अब वेट कम हो जाएगा तो देखो आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ज्यादा आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो टिम्बर एक बार में, तो आप ऐसा बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपकी होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई सा क्या बना रहे हो, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो with the help of timber and total weight of structure also reduce, क्लियर। स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला, टोटल
weight also reduce। क्लियर? तो अगर हम टिम्बर की सीजनिंग करते हैं तो उसका क्या होता है, वेट रिड्यूस हो जाता है, तो टोटल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा और उसकी कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं इसका। नेक्स्ट एडवांटेज है कि अगर हम मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या करेगा, इम्पार्ट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, वह उसको हार्ड बनाएगा और स्ट्रेंथ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, वर्केबिलिटी ऑफ टिम्बर इंक्रीज। Workability of timber also increase। अब आपको लग रहा होगा कि वर्केबिलिटी की यहाँ पे क्यों बात है, तो हम टिम्बर का क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, टिम्बर का कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन के टाइम पर आप टिम्बर को इजीली क्या कर सकते हो, कट वगैरह कर सकते हो, आप उठा सकते हो उसको। तो वर्केबिलिटी से मतलब ये है यहाँ पे एज विथ कन्वर्जन। कन्वर्जन जब आप उसका करोगे, उसको शेप प्रोवाइड करोगे एक प्रॉपर, उस टाइम पर जो आपको प्लेस्ड करना है, उठाना है, तो ये सारी चीजें आपको इजी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑल्सो वेट आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो उससे मैंने क्या बोल दिया, वर्केबिलिटी ऑफ द टिम्बर जो आपकी होगी वो इंक्रीज्ड हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आ गया एडवांटेज, इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर, increase resistance of timber against the fungi and insect। क्लियर? अब फंगी एंड इंसेक्ट की बात की तो यहाँ पे जो फंगी और इंसेक्ट के नाम आते हैं, जैसे आपका आता है बीटल्स, टर्माइट्स, व्हाइट आंट्स जो सफेद आपकी चिड़ियां होती हैं, दीमक जिसको आप बोलते हो, मरीन बोरोवर्स जो समुद्री कीड़े होते हैं। क्लियर? तो ये सारे फंगी और इंसेक्ट्स में आ जाते हैं। तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर मॉइस्चर प्रेजेंस होगा तो मॉइस्चर की वजह से फंगस और इंसेक्ट का अटैक बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये भी इसके अगेंस्ट भी उसका रेजिस्टेंस पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आप बोल सकते हो इंक्रीज रेजिस्टेंस, सेम पॉइंट बोल रहा हूं मैं, इंक्रीज रेजिस्टेंस, against warping, twisting and crack। warping, twisting and cracking। क्रैकिंग, ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग के अगेंस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करने पर। क्लियर? अब आप टिम्बर्स को यूज करते हो इंजीनियरिंग पर्पज में यूज करते हो, कारपेंटरी पर्पज में आप यूज करते हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, उस टिम्बर के ऊपर एक और टिम्बर को अटैच करना है। तो आप यहाँ पे कोई मटेरियल लगाओ। क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि टिम्बर की एडहेसिव प्रॉपर्टी जो होती है, क्या होती है, एडहेसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो भी इंक्रीज होगी। किस वजह से? रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट। तो ये पॉइंट लिखना, टू इंक्रीज द एडहेसिव कैपेसिटी ऑफ टिम्बर, protective and decorative solution over the timber।
सॉल्यूशन ओवर द टिम्बर। क्लियर है सभी को? बता दें जल्दी से कमेंट के थ्रू। क्लियर है? एडवांटेज ऑफ सीजनिंग आप सभी को क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ सीजनिंग। हेडिंग का नाम मेथड ऑफ सीजनिंग। तो मेथड ऑफ सीजनिंग को यहाँ पर आपके पास जो मेथड्स अवेलेबल है वो दो मेथड्स अवेलेबल है। एक आपके पास अवेलेबल है नेचुरल मेथड और एक आपके पास है आर्टिफिशियल मेथड। क्लियर? एक तो नेचुरल मेथड के साथ आप सीजनिंग कर सकते हो, मतलब मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हो, और एक आर्टिफिशियल है जिससे भी आप क्या कर सकते हो, मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हो। अब आर्टिफिशियल मेथड में बहुत सारी मेथड्स हैं। क्लियर? जैसे सबसे पहली आपकी यहाँ पे मेथड आती है बाय द बॉइलिंग। बाय द बॉइलिंग मेथड आप सीजनिंग कर सकते हो, मॉइस्चर को कम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर वाटर सीजनिंग। नेक्स्ट आता है आपका वाटर सीजनिंग, दैट इज आल्सो आर्टिफिशियल सीजनिंग। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका केमिकल सीजनिंग। नेक्स्ट आपका होता है केमिकल सीजनिंग, और केमिकल सीजनिंग को आप एक नाम से और जानते हो, दैट इज सॉल्ट सीजनिंग। That is salt seasoning. Clear? That is the chemical seasoning and electrical seasoning. Next आपका है electrical seasoning. Electrical seasoning, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से आप जो सीजनिंग करते हो, that is electrical seasoning. और नेक्स्ट आपका होता है क्लेंजिंग। तो ये जो हमने अभी मेथड देखी है, ये आर्टिफिशियल सीजनिंग की आपकी मेथड्स हैं। इलेक्ट्रिकल, बॉइलिंग, वाटर सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग एंड क्लेन सीजनिंग। और एक आपकी क्या होती है, नेचुरल सीजनिंग होती है। ठीक है? अब नेचुरल सीजनिंग में आप करते क्या हो? ठीक है? नेचुरल सीजनिंग में आप क्या करते हो देखते हैं। तो देखो, तो नेचुरल सीजनिंग में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक आपको प्लेटफॉर्म बनाना है। क्लियर? क्या बनाना है? एक आपको प्लेटफॉर्म बनाना है अबव द ग्राउंड लेवल। क्लियर? अबव द ग्राउंड लेवल आप क्या करोगे, एक प्लेटफॉर्म बनाओगे। अब देखो प्लेटफॉर्म आप यहाँ पर कैसे बनेगा आपका, नेचुरल सीजनिंग की बात कर रहा हूँ। इस टाइप के कुछ प्लेटफॉर्म बनाया गया है यहाँ पे। क्लियर? ये आपका क्या है, प्लेटफॉर्म है। याद रखना, जो प्लेटफॉर्म आप बनाओगे अबव द ग्राउंड लेवल, ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल है। ठीक है? ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल है। इसका जो हाइट यहाँ पर होगा डेट इज 300 mm। कितना होगा, 300 mm आपका हाइट होने वाला है। अब जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप स्पेसर्स रखते हो। क्या रखते हो, स्पेसर। स्पेसर मतलब जो स्पेस मेंटेन करके चले, टिम्बर लॉ। अब आपने क्या किया होगा, टिम्बर को कट किया होगा ऐसा लंबा सा,
उसको आप लॉग बोलते हो। क्या बोलते हो? लॉग बोलते हो। क्लियर? तो अब आप इसके ऊपर क्या कर रहे होगे? प्लेटफॉर्म आपने बना लिया है यहाँ पे, ये आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन गया है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने क्या किया? प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने क्या किया? स्पेशल रख दिए। ये आपके फॉर एग्जांपल स्पेशल रखे हुए हैं। ये आपके स्पेशल रखे हुए हैं। इस स्पेसर के ऊपर आपने क्या रखा होगा? टिम्बर मेंबर्स को रखा होगा। क्लियर? क्या रखा होगा आपने? टिम्बर मेंबर्स को रखा होगा। यहाँ पे टिम्बर्स मेंबर हो गए। यहाँ पे अगेन आपने क्या किया? स्पेसर्स को रखा स्पेस मेंटेन कराने के लिए। अगेन आपने टिम्बर लॉक्स को रख दिया। क्लियर? इसी टाइप से आपने क्या की है? एक स्टैकिंग प्रोवाइड की है। क्या की है? स्टैकिंग प्रोवाइड की है, जिससे जो नेचुरल आपका एयर का सर्कुलेशन होगा, स्पेशल हमने इसलिए लगाए हैं कि जो आपका एयर का सर्कुलेशन है वो फ्रीली हो सके। ठीक है? अब आपने क्या किया? फाइनली इसको आपने कवर करके रखा हुआ है और इसके ऊपर आपने एक रूफ लगा के रखी हुई है। क्या लगा के रखी है? रूफ लगा के रखी है। कवर टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर एंड सनलाइट। क्लियर? आपने क्या किया? एक कवर यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ। क्या किया? कवर प्रोवाइड किया है। तो ये क्या कर रहा है? कवर टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट क्लियर? तो आपने एक यहाँ पे कवर प्रोवाइड करके रखा। क्लियर? जो आपको यहाँ पे जो टिम्बर्स के आप लॉक्स यहाँ पे रख रहे हो, आपको सेम साइज के रखना है। क्लियर? साइज ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर सेम साइज के लॉग यूज नहीं किए तो क्या हो जाएगा? अनइक्वल एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब जो श्रिंकेज इसमें आएगा, जो स्ट्रेसेस आएंगे वो अनइक्वल रहेंगे। इक्वल यहाँ पर मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा। ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे रखना है याद। और इसकी जो आपकी टोटल हाइट होगी इस प्लेटफॉर्म से आपके यहाँ तक की जो टोटल हाइट होगी दैट इज 3000 mm, मतलब 3 मीटर। कितनी होगी? 3 मीटर होगी। ये भी याद रखना, 3 मीटर आपकी होगी। और जो आपका ये प्लेटफॉर्म बनाया है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने बनाया है दैट इज 1500 mm। ये कितना होगा? 1500 mm। अब जो स्पेसर आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये आपके क्या है? यहाँ पर स्पेसर है। ठीक है? यहाँ लिख रहा हूं मैं स्पेसर। तो स्पेसर जो आपका यहाँ पे स्पेसर का अगर कोई बोले कि डिस्टेंस बिटवीन स्पेसर के बीच में आपने जो डिस्टेंस छोड़ी है वो कितनी छोड़ी है? तो जो स्पेसर की आपकी डिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है टिम्बर मेंबर की साइज पर। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ टिम्बर मेंबर। ऐसा लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन स्पेसर depend upon distance between spacer depend upon size of timber member, size of timber member। विड्थ अभी मैंने बता दी है, विड्थ जो रहेगी 1500 mm रहेगी और हाइट जो रहेगी 300 mm रहेगी। यहाँ पे अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जनरली आप जो
यूजुअली या जनरली आप जो स्पेसर यहाँ पे यूज कर रहे हो, उस स्पेसर का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो सकता है? तो स्पेसर का जो यहाँ पे डायमेंशन आपका जनरली होता है दैट इज स्पेसर, एक मिनट ये रब कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। स्पेसर का जो आपका क्या होगा, डायमेंशन होगा दैट इज 35 mm to 25 mm, क्लियर, एंड 50 mm to 35 mm। जनरली आप ये दो साइज के स्पेसर्स यूज करते हो, क्लियर। स्पेसर्स का डायमेंशन 35 mm to 25 mm एंड 50 mm to 35 mm, इन दो साइज के स्पेसर्स में से आप यूज करते हो। आपको पता है यहाँ पे जो स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, क्या प्रोवाइड की गई है? स्पेसिंग यहाँ पर जो प्रोवाइड की गई है, स्पेसिंग जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, स्पेसिंग जो आपकी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो किसके लिए प्रोवाइड की गई है? फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर, एयर के सर्कुलेशन के लिए प्रोवाइड की गई है, क्लियर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूं वो देखना अभी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इस नेचुरल सीजनिंग में आप कितना मॉइस्चर कंटेंट लेके आ सकते हो, कितना मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, क्लियर। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लियर। ये जो सेंटेंस आपका होगा यह डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंडिंग अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन इस पर डिपेंड कर रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड कैन बी ब्रॉट डाउन, क्लियर। मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस या ब्रॉट डाउन हो सकते हो, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस अबाउट 10 to 20%, 10 to 20%, 10 से 20% आप मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हो बाय द नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग का एक और आपको यहाँ पे बेनिफिट है, नो रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ स्किल्ड लेबर, नो रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, यहाँ पर स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। अब इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है जिसकी वजह से आपको आर्टिफिशियल सीजनिंग पे आना पड़ता है कि इस पूरी प्रोसेस में जो आप 10 से 20% यहाँ पे वाटर को रिड्यूस, मॉइस्चर को रिड्यूस कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को एट लीस्ट कंप्लीट होने के लिए 2 to 4 इयर्स का टाइम चाहिए, क्लियर। तो दिस प्रोसेस टेक 2 to 4 इयर्स, 2 से 4 साल का टाइम यहाँ पर चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, क्लियर है। नेचुरल सीजनिंग जल्दी से कमेंट करके बता दें, सारे पॉइंट क्लियर हैं।
इसको। तो नेक्स्ट आपकी है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपको आर्टिफिशियल हम एडॉप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मेथड्स में आपको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइमिंग यहाँ पे लग रही है। क्लियर? कंप्लीट करने के लिए 2 से 4 साल बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो हम कौन सी मेथड्स को एडॉप्ट करेंगे? आर्टिफिशियल सीजनिंग को एडॉप्ट करेंगे, जिसमें आपकी एक बॉइलिंग मेथड होती है। ठीक है, कौन कौन सी मेथड होती है? बॉइलिंग मेथड होती है, वाटर सीजनिंग आपकी होती है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग आपकी यहाँ पे हो रही है, क्लीन सीजनिंग है, केमिकल सीजनिंग है। ठीक है, तो ये नाम आप यहाँ पे लिख लो, नाम आप यहाँ पर लिख लो जल्दी से इन सीजनिंग का। क्लियर? अब देखो आपका वहां पे क्या बोला था मैंने कि अनइक्वल इवेपोरेशन। क्लियर? अब देखो आपने एक बार नेचुरल सीजनिंग में लॉक्स को प्लेस्ड कर दिया तो किस पोर्शन पे कितना एयर पहुंच रहा है, कितना सनलाइट पहुंच रहा है, तो वहां पे अनइक्वल इवेपोरेशन होगा। क्लियर? तो श्रिंकेज, वार्पिंग एंड क्रैकिंग के जो आपकी यहाँ पे पॉइंट है कि अगर अनइक्वल इवेपोरेशन होगा तो वो वहां पे वार्प हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ज्यादा श्रिंक हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग में ये सारे डिफेक्ट्स को हमने मिनिमाइज कर दिया है। क्लियर? तो द डिफेक्ट और डिफेक्ट में मैंने सबसे पहले आपका बोला है श्रिंकेज, वार्पिंग एंड क्रैकिंग। ये आपके जो डिफेक्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। ये याद रखना है। प्रदीप क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या आएगा कि ये तो मिनिमाइज हो गया। जो ड्राइंग की प्रोसेस है, जो अनइक्वल इवेपोरेशन आपका हो रहा था, वो भी आपका यहाँ पे क्या होगा? कंट्रोल्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? आपका कंट्रोल्ड होगा। क्लियर? अब देखते हैं आपकी बॉइलिंग प्रोसेस में आप क्या करते हो। ठीक है, लिखना है क्या आपको? सबसे पहले तो ये बता दो, आप चाहते हो कि इनको डिटेल में लिखना है या शॉर्ट में आपको लिखा दूं पॉइंट में, कि इंपोर्टेंट जो पॉइंट आपका है बॉइलिंग में सिर्फ उतना ही आप लिखो। हाँ, जल्दी से बता दो। प्रदीप एक बार आप अपना नेट चेक करो, आपके नेट में नेट स्लो होगा आई थिंक, इसलिए बफरिंग कर रहा होगा। देखो, तो बॉइलिंग मेथड को अपन सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट जो पॉइंट होगा मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो बॉइलिंग मेथड में आप क्या करते हो? टिम्बर जो आपका होता है उसको वाटर में इमर्ज्ड कर देते हो। क्या करते हो? वाटर में इमर्ज्ड कर देते हो। क्लियर? सबसे पहले अपन यहाँ पे बॉइलिंग को समझ रहे हैं। तो वाटर को आपने क्या किया? टिम्बर को आपने क्या किया? वाटर में इमर्ज्ड कर दिया। बॉइलिंग मेथड में सबसे पहले टिम्बर को हमने वाटर में इमर्ज किया और उस वाटर को आपने बॉइल्ड कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बॉइल्ड किया है वाटर को, तो कितने टाइम तक बॉइलिंग करना है? और ऑलरेडी हम मॉइस्चर को यहाँ पे रिमूव करने वाले थे और हम इसको वाटर में इमर्ज करके बॉइलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना, बॉइलिंग मेथड में टिम्बर, इंपोर्टेंट पॉइंट है, टिम्बर
boiled with water ever। क्लियर? आप कितने घंटे तक इसको बॉइल्ड करने वाले हो वाटर के साथ? दैट इज 3 to 4 आवर्स। 3 से 4 घंटे आप इसको क्या करोगे? बॉइल करोगे। ठीक है? फिर आपके जो सेड्स होते हैं, सेड बना के जो आप रखते हो, उस सेड में आप इसको बाहर निकालोगे और उस सेड के अंदर इसको स्लोली क्या करोगे? ड्राई करोगे। क्लियर? सेड के अंदर इसको रख के क्या करोगे? धीरे धीरे इसको ड्राई करोगे। क्लियर? एज कंपेयर टू नेचुरल सीजनिंग, ये आपकी फास्ट मेथड होती है सीजनिंग की, इसमें आप जल्दी कर सकते हो वाटर को रिमूव। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, बॉयलिंग मेथड में आपकी जो टिम्बर होता है उसकी जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है यह क्या हो जाती है? अफेक्टेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर टिम्बर पर डायरेक्टली क्या अप्लाई कर रहे हो? हॉट स्टीम को अप्लाई कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्लियर? क्या कर रहे हैं? हॉट स्टीम को आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है आपका केमिकल सीजनिंग। ये भी आपको बताएंगे अभी आगे कि कौन सी मेथड्स जनरली आप यूज करोगे। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है आपका केमिकल सीजनिंग। केमिकल सीजनिंग को अभी मैंने आपको बताया था कि केमिकल सीजनिंग को एक नाम से और जानते हैं, दैट इज सॉल्ट सीजनिंग। अब इसमें क्या करते हैं हम कि जो आपकी टिम्बर होती है उसको एक सुटेबल सॉल्ट में इमर्ज्ड कर दिया जाता है। तो आप लिख लेना केमिकल सीजनिंग आल्सो नोन एज सॉल्ट सीजनिंग एंड टिम्बर इमर्ज्ड इन सुटेबल सॉल्ट। टिम्बर emerged in suitable salt। आप टिम्बर को एक सुटेबल सॉल्ट में क्या कर देते हो? इमर्ज कर देते हो। इट इज देन टेकन आउट एंड सीजन्ड इन द ऑर्डिनरी वे। आप इसमें से फिर बाहर निकालते हो टिम्बर को और क्या करते हो? जो ऑर्डिनरी वे आपका होता है सीजनिंग का, उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर देते हो। ठीक है? क्लियर? तो इसका बेनिफिट क्या है कि द इंटीरियर सरफेस ऑफ टिम्बर ड्राइज इन एडवांस ऑफ एक्सटीरियर वन एंड चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल क्रैक्स आर रिड्यूस। इसमें क्या होता है कि इंटीरियर जो आपकी होती है वो ड्राई हो जाती है, एक्सटर्नल आपकी ड्राई नहीं हो पाती है, तो जो एक्सटर्नल सरफेस पे क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं वो इस केमिकल सीजनिंग में आपके रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करते हो। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करोगे। क्लियर? दिस इज द मोस्ट रैपिड मेथड। क्लियर? याद रखना, टिम्बर बॉइलिंग और केमिकल सीजनिंग और नेचुरल सीजनिंग में भी मैंने ये बोल दिया आपको कि जो इलेक्ट्रिक सीजनिंग होता है दैट इज द मोस्ट रैपिड मेथड। मोस्ट रैपिड मेथड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें सबसे रैपिड जो प्रोसेस है सीजनिंग की वो कौन सी है? आपकी इलेक्ट्रिकल सीजनिंग है। क्लियर? लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पर आप क्या करने वाले हो? इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराने वाले हो। अब इलेक्ट्रिक करंट आप लोगे, बिल आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, मेंटेन करना है आपको, स्किल्ड पर्सन लगना है। तो जो इसकी इनिशियल एंड जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है अदर मेथड्स के कंपैरिजन में। इसलिए
इसलिए आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल सीजनिंग आपकी जो मेथड होती है दैट इज अनइकोनॉमिकल। ये क्या होती है आपकी? अनइकोनॉमिकल मेथड होती है। नेक्स्ट आता है आपका किलिन सीजनिंग। इतना क्लियर है आपको? ये समझ में आ गया? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी तो नाम से ही समझ में आता है कि इस सीजनिंग में आप क्या करने वाले हो। अब किलिन सीजनिंग में भी आपको पता है क्या करने वाले हो। यहाँ पर भी आप हीट प्रोवाइड करोगे लॉक्स को, और उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको आप एवेपोरेट करोगे, ठीक है? तो किलिन सीजनिंग में आप क्या करते हो, लिख लो इसमें, इन दिस मेथड द ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज कैरिड आउट इनसाइड एन एयरटाइट चेम्बर और ओवन। क्लियर? एक एयरटाइट आपका चेम्बर होता है, या आप ओवन की बात कर सकते हो, तो उसके अंदर आप टिम्बर के लॉक को प्लेस्ड कर देते हो एंड सैचुरेट एयर आप वहां पर प्रोवाइड कराते हो, और वहां पे क्या होना चालू हो जाता है? एवेपोरेशन होना चालू हो जाता है, और आपके लॉक्स में से वाटर जो मॉइस्चर आपका प्रेजेंस है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे वाटर सीजनिंग। अब वाटर सीजनिंग में आप क्या करते हो, टिम्बर के आपने क्या किए, मोटे मोटे लॉक्स को कट कर लिया। जो आपकी रनिंग वाटर स्ट्रीम्स होती है, जैसे नदी की बात करूं तो जो आपकी रनिंग वाटर आपकी स्ट्रीम्स वगैरह होती है, उसमें आप उन लॉक्स को क्या कर देते हो, डाल देते हो। आप स्ट्रीम साइड कहीं दूर जाके आप क्या करते हो, एक वहां पे स्टॉपर लगा देते हो, तो लकड़ियां जो आपके लॉक्स हैं वो पानी में रनिंग वाटर में बहते हुए उस स्टॉपर पे क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो शेप आपका होता है लकड़ी का, वो मॉइस्चर में क्या हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, शेप जो रहता है, ठीक है, क्लीन हो जाता है। 2 से 3 हफ्ता बाद आप स्टॉपर से इन लकड़ियों को, इन लॉक्स को निकालते हो और शेड के अंदर इसकी स्टैकिंग कर देते हो, और बाय द फ्री एयर सर्कुलेशन आप क्या करते हो, उसको ड्राई कराते हो। दैट इज द वाटर सीजनिंग मेथड। तो ये आपकी सीजनिंग की मेथड्स थी, बट अब यहाँ पे इंपोर्टेंट जो है वो लिख लेते हैं। क्लियर है? योगेश, किलिन सीजनिंग में जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है, किलिन सीजनिंग में जो आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है, सॉरी मैं लिखा नहीं पाया, लिख लेना, यहाँ पे इंपोर्टेंट ही है कि आप यहाँ पे टेम्परेचराइज करके एक सैचुरेट एयर को प्रोवाइड करा रहे हो। तो किलिन सीजनिंग में आपका जो टेम्परेचर होगा दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखोगे। 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा। क्लियर?
देखो क्लीन सीजनिंग में आप एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो, द मॉइस्चर कंटेंट कैन बी रिड्यूस टू एनी डिजायर्ड लेवल। आप जिस लेवल तक मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना चाहते हो उस लेवल तक आप बाय द क्लीन सीजनिंग उसको रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर? तो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना, मॉइस्चर content reduce any desired level, any desired level। अच्छा, व्हाट इज द रीफैक्टरी टिम्बर्स? व्हाट इज द रीफैक्टरी टिम्बर्स? जल्दी आंसर दे इसका। रीफैक्टरी टिम्बर्स से आप क्या समझते हो? रीफैक्टरी टिम्बर्स से आप क्या समझते हो? जल्दी से आंसर बताएं। आंसर दे जल्दी से। व्हाट इज द रीफैक्टरी टिम्बर? पुष्पेंद्र, पहले आप आंसर ये बताएं, व्हाट इज द रीफैक्टरी टिम्बर्स? रीफैक्टरी टिम्बर्स से आप क्या समझते हो? तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर गर्म करते हैं तो हाँ देखो आंसर आप ही लोगों को देना है, जल्दी से बताएं। सिर्फ योगेश शिवांगी ने आंसर दिया है, बाकी लोगों ने फीस पे नहीं की है क्या इस कोर्स के लिए जो आंसर नहीं दे रहे? हाँ, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। देखो आपको भी सब इंजीनियर बनना है, क्या होना है, आपको भी सब इंजीनियर का सिलेक्शन चाहिए, तो जवाब आपको भी देना है, ठीक है? जल्दी से आंसर दें बाकी लोग जो सिर्फ देख रहे हैं। Having higher resistance against fire, that is the non-refractory या refractory?
कपास्की मतलब राहुल आगे थोड़ा सा आप डिटेल में थोड़ा सा बोलें। नॉन रिफैक्ट्री एंड रिफैक्ट्री मतलब आपका यहाँ पे होता है कि नॉन रिफैक्ट्री टिम्बर्स कैन बी रैपिडली सीजनड विदाउट एनी ट्रबल। अगर नॉन रिफैक्ट्री टिम्बर आपकी है तो वो बहुत जल्दी सीजनड हो जाएगी एज कंपेयर टू रिफैक्ट्री। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपका क्या बोला था मैंने, मीडियम रिफैक्ट्री आता है और एक आता है कौन सा, हाई रिफैक्ट्री। तो मॉडरेटली रिफैक्ट्री जो आपकी होती है हैविंग टेंडेंसी टू स्प्लिट एंड टू क्रैक ड्यूरिंग सीजनिंग। मतलब इसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कि जब आप सीजनिंग करते होगे तो क्या होगा, स्प्लिट हो सकती है और क्रैक आ सकते हैं इसमें जब आप सीजनिंग इसकी करोगे। नेक्स्ट आता है आपका हायर रिफैक्ट्री। क्लियर। तो यह जो हायर रिफैक्ट्री है दैट इज हाईली डैमेज ड्यूरिंग द सीजनिंग। यह बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है सीजनिंग के दौरान। क्लियर। तो नॉन रिफैक्ट्री क्या मतलब बहुत जल्दी आपकी सीजन हो जाएगी, वो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखना टाइप ऑफ टिम्बर में मैंने क्या बोला आपको, नॉन रिफ्रैक्ट्री, एक मैंने क्या बोला मॉडरेटली, एक बोला मैंने हाईली। तो नॉन रिफैक्ट्री सीजन विदाउट एनी ट्रबल्स, विदाउट एनी ट्रबल्स। मॉडरेटली में क्या बोला, स्प्लिट एंड डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग सीजनिंग। और हाईली में मैंने क्या बोला, एमएम में बोलूं, क्या बोलूं, थिकनेस ले रहा हूं, इसकी थिकनेस ले रहा हूं इसमें एमएम में। तो अगर मैं बोलूं कि आपकी 3-4-5 थिकनेस मैंने यहाँ पे ली है जनरली 12 mm, 25 mm, 38 mm और 50 mm। कितना लिया है मैंने, 12 mm, 25 mm, 38 mm एंड 50 mm। तो नॉन रिफैक्ट्री जो आपकी टिम्बर होगी उसको 6 डेज लगेंगे सीजनिंग में। कितना टाइम लेगा वो, 6 दिन में उसकी सीजनिंग हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट 8 दिन में 25 mm वाली की सीजनिंग हो जाएगी 8 डेज में। 38 mm साइज का जो होगा आपका उसकी 12 डेज में आपकी सीजनिंग हो जाएगी। कितने डेज में, 12 डेज में आपकी सीजनिंग हो जाएगी। और 50 जो आपका है दैट इज 7 डेज में आपकी यहाँ पर सीजनिंग हो जाएगी। कितने डेज में हो जाएगी, 7 डेज में आपकी यहाँ पे सीजनिंग हो जाएगी। सॉरी 17 डेज में आपकी यहाँ पे सीजनिंग होगी। ठीक है। मॉडरेटली की बात करें तो 7 डेज में 12 mm की सीजनिंग होगी। लिखना आगे 25 mm थिकनेस की अगर आप टिम्बर को सीजनिंग करना चाहते हो तो 10 डेज में आपका होगा। 38 की अगर मैं बात करूं तो 14 डेज और 18 डेज में आपका 50 mm की साइज का क्या हो जाएगा, सीजनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट 9 डेज में हाईली रिफैक्ट्री आपकी जो लकड़ी होगी 9 डेज 12 mm में लगेंगे। 25 mm में 12 डेज आपके यहाँ पे लगेंगे सीजनिंग कंप्लीट करने में। नेक्स्ट 70 डेज 38 एंड 22 डेज 50 mm साइज ऑफ
50 mm size of नेक्स्ट आपका जो स्टेप था डेट इज कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, हेडिंग डालना कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट हेडिंग डालना आप कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट आएगा आपका कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। क्लियर? कन्वर्जन मतलब क्या होता है? टू गेट डिजायर्ड शेप ऑफ द टिम्बर, टू गेट डिजायर्ड शेप ऑफ टिम्बर। क्लियर? टिम्बर को एक डिजायर्ड शेप प्रोवाइड करने की जो आपकी प्रोसेस होती है उसको आप कन्वर्जन बोलते हो। क्या बोलते हो? कन्वर्जन आप यहां पर बोलते हो। क्लियर? नेक्स्ट कन्वर्जन का एक और रूल है कि जब आप टिम्बर को कन्वर्ट कर रहे होगे तो मिनिमम वेस्टेज आपका यहां पर होना चाहिए। मिनिमम वेस्टेज ऑफ यूजफुल टिम्बर। इसलिए आप कन्वर्जन को एक स्किल्ड आर्ट भी बोलते हो कि आपका जो कन्वर्जन है दैट इज द स्किल्ड आर्ट, जिसमें आप यहाँ पर क्या करते हो? एक डिजायर्ड शेप प्रोवाइड कराते हो और यहाँ पर आप यूजफुल टिम्बर को वेस्टेज से भी बचाते हो। तो दैट इज द स्किल्ड आर्ट, जहां पे आपको क्या करना है? बचाना है आपको अपनी टिम्बर को, जो आपकी यूजफुल टिम्बर होगी, ये वेस्ट ना हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे एक और आता है टॉलरेंस लिमिट। क्या आता है? टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट का मतलब यहाँ पर है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप टिम्बर को स्क्वायरिंग कर रहे हो, टिम्बर की क्या कर रहे हो? स्क्वायरिंग कर रहे हो और कट करते जब कन्वर्ट आप कर रहे हो तो उस टाइम पे अगर आपकी टिम्बर में श्रिंकेज होता है, क्लियर, या आप प्लानिंग उसकी कर रहे हो, क्लियर, तो यहाँ पर 3 mm से 6 mm तक आपका अलाउंस है। अगर 3 mm वो श्रिंक हो जाती है, क्लियर, या स्क्वायरिंग आपने जो की तो 3 mm to 6 mm की स्क्वायरिंग में 3 mm to 6 mm की स्क्वायरिंग का क्या आया? या तो ज्यादा हो गई है या कम हो गई है, तो ये आपकी टॉलरेंस लिमिट है। तो ये याद रखना है आपको। इसको एक पूरा टेक्निकल पॉइंट में लिख लेते हैं। द अलाउंस शुड बी मेड फॉर श्रिंकेज, द अलाउंस शुड बी मेड फॉर श्रिंकेज, स्क्वायरिंग एंड प्लानिंग। It is about 3 mm to 6 mm. It is about 3 mm to 6 mm. क्लियर? आप देखते हैं यहाँ पे क्लियर। अब आपने यहाँ पे देखा था मैक्रो स्ट्रक्चर, क्या देखा था आपने? मैक्रो स्ट्रक्चर्स देखा था आपने इस टाइप का। ठीक है, ये आपका क्या था? मैक्रो स्ट्रक्चर, जिसको आपने कट कर दिया था। ठीक है, ये यहाँ पे आपका पिथ था, पिथ के अराउंड आपने एनुअल रेज को देखा था, ये आपकी एनुअल रेज थी।
ये आपकी एनुअल एज थी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपने मेडुलरी एज को देखा था। तो ये आपका फॉर एग्जांपल एक लॉग है, आपने ऐसा कट करके रखा है, ऐसा वर्टिकल, ठीक है। अगर आप इसको बोलोगे तो ऐसा कर दूंगा, ठीक है। ये वर्टिकल है और पीछे भी ऐसे आपका ये लॉग पड़ा होगा, ठीक है, याद रखना। अब आपने क्या किया, आपने इसको कन्वर्ज किया। कन्वर्ज कैसे किया, आपने क्या किया, कन्वर्ज करना है। आपने जो मशीन आपकी होती है कटिंग मशीन, उसको पकड़ा और आपने ऐसा पीसेस इसके क्या कर दिए, कट कर दिए ऐसे वर्टिकल। क्लियर, जिसको आप क्या बोलते हो, वुडन प्लांक। क्या बोलते हो, वुडन आप प्लांक बोलते हो। ये आपने क्या कर दिए, पीसेस को कट कर दिया। क्लियर, यहाँ पे पीसेस कट हो गए। अब अगर मैं बोलूं एक पीस को अगर मैं बाहर निकालूं, एक कोने वाले पीस को बाहर निकाल रहा हूं, क्लियर। ये अगर मैं बाहर निकालूंगा तो कैसा होगा, ऐसा ही कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इस टाइप का टेक्सचर्स बने होंगे इसके वुडन्स के। ये आपका जो इनर बार और आउटर बार का पोर्शन है, तो इस टाइप का एक आपका क्या आ गया, प्लांक कट के आ गया। क्या गया, प्लांक आपका कट के आ गया। तो दैट इज ऑर्डिनरी सॉइल। ऑर्डिनरी सॉइल। क्लियर, ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है आपकी कट करने की, कन्वर्ज करने की। क्लियर, जिसमें आपने ऐसी कट्स की है। क्लियर, तो ऑर्डिनरी स्विंग्स आप जो देख रहे हो, तो ऑर्डिनरी स्विंग्स को आप इस टाइप से भी समझ सकते हो कि इसमें आप वर्टिकल डायरेक्शंस में कट बनाते हो। कट कैसे लगाया आपने, वर्टिकल डायरेक्शन में कट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो कट्स आर मेड इन वर्टिकल डायरेक्शन। आप इसमें क्या बोलोगे, कट्स आर मेड इन वर्टिकल डायरेक्शन। कट्स आर मेड इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर, ऑर्डिनरी सॉइंग को आप बास्टर्ड सॉइंग के नाम से भी जानते हो। बास्टर्ड सॉइंग, इसको आप फ्लैट सॉइंग भी बोलते हो। क्लियर, ये नाम भी आप याद रखना, फ्लैट सॉइंग भी बोलते हो, स्लैब सॉइंग भी आप बोलते हो। क्लियर, ऐसा भी आप बोल सकते हो, पैरेलल कट्स आर मेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लॉग। क्लियर, आप अगर ऐसा याद भी रख सको कि कट आर मेड इन वर्टिकल डायरेक्शंस, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि पैरेलल कट्स आर मेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ लॉग एंड पैरेलल स्लाइस ऑफ प्लंक्स आर ऑब्टेन्ड। स्लाइस ऑफ द प्लंक्स आपकी पैरेलली निकल आएंगी। क्लियर, इट इज वेरी इजी एंड क्विक सोइंग मेथड। इट इज वेरी इजी एंड क्विक सोइंग मेथड, इकोनॉमिकल है। क्लियर, नेक्स्ट आप इसका पॉइंट लिख सकते हो ऑर्डिनरी सोइंग में, इकोनॉमिकल, लेस वेस्टेज। इसमें जो आपकी गुड्स होता है उसका वेस्टेज जो है वो कैसा है, लेस वेस्टेज है। क्लियर, जनरली आप इसी मेथड को एडॉप्ट करते हो, तो जनरली यूज्ड, यही मेथड आप यूज करते हो। क्लियर, क्लियर, लेकिन एक चीज याद रखना है, इससे जो आपका प्लैंक मिलता है, जो आपको प्लांट मिलेगा, इसका स्लाइस ऑफ द प्लांट्स आपको जो मिलने वाली हैं वो लाइबल टू श्रिंक, वो श्रिंक हो सकती हैं, वो बार हो सकती हैं।
क्लियर? ये लेकिन याद रखना वो लाइबल उसमें हो सकता है क्योंकि आपने थ्रू द लेंथ पूरा प्लंक बनाया हुआ है। क्लियर? तो अनइक्वल जो आपका अनइक्वल आपका जो एवेपोरेशन हो रहा था उसकी वजह से। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं आप। नेक्स्ट समझते हैं, ये तो आपकी ऑर्डिनरी सोइंग हो गई है। क्लियर? देखो फिर से आपका वही टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है? ये आपका फिर से आपका लॉग बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है? अब क्या किया इसको किस टाइप से कट किया, देखना इसका कट कैसे बनाया। क्लियर? आप कुछ इस टाइप से क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो लकड़ी को। ठीक है? अब अगर मैं ऐसा बोलूं इसको स्पेशली इसी में ले जाऊं, ठीक है, बाकी का पोर्शन इसका रब कर दिया मैंने। ठीक है? ये रब कर दिया तो बचा कैसा, इस टाइप का। तो अब आप अगर इस टाइप से क्या कर रहे हो, लकड़ी को कट कर रहे हो, तो इसको बोला जाता है क्वार्टर सोइंग। क्वार्टर सोइंग आपका जो है कट आर मेड टी, या टी शेप में आप इसमें क्या कर रहे हो, कट लगा रहे हो। टी शेप में क्या कर रहे हो आप, यहां पर कट लगा रहे हो। क्लियर? तो कट्स आर मेड, ऐसा लिख देना इसमें, कट्स आर मेड like T, it is liable to bend in transverse direction. Clear? ये जो आपका यहाँ पे प्लंक निकलेगा वो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बेंड होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है। क्लियर? तो इट इज लाइबल टू बेंड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट टाइप का आपका यहाँ पे कन्वर्जन देखते हैं। तो आपकी जो एनुअल रेज यहाँ पर है, एनुअल रेज जो आपकी यहाँ पर है, इन एनुअल रेज पर मैंने क्या खींचा, टेंजेंट खींचा। क्लियर? ये टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट खींचा। क्लियर? तो जितनी भी एनुअल रेज है उसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टेंजेंट को खींचा और उसी टेंजेंट के शेप में हमने क्या कर दिया, लकड़ी को कट कर दिया। दैट इज टेंजेंशियल सोइंग। तो आप क्या बोलते हो, टेंजेंशियल सोइंग। ये आपकी टेंजेंशियल सोइंग कहलाती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आप एनुअल रेज के टेंजेंट पर आप यहाँ पे सोइंग कर रहे हो, तो इसमें जो मेडुलरी रेज आपकी होती है, जो मेडुलरी रेज होती है वो प्रेजेंट नहीं हो पाती, इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बैड स्ट्रेंथ इसकी होती है। क्या होती है? इसकी बैड स्ट्रेंथ यहाँ पर आती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि मेडुलरी रेज आर एब्सेंट। एंड इसमें लिख लेना, कट आर मेड अलोंग टेंजेंट टू एनुअल रेज।
कट आर मेड along tangent to annual rings या रेज। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट टाइप की कटिंग। देखो आधा ही डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, समझना। इस टाइप की आपकी ये एनुअल रेज यहाँ पे गई होंगी, ठीक है। ये आपकी क्या होंगी, मेडुलरी रेज होंगी। क्लियर। अब आपने क्या किया कि इस लकड़ी को, इस ब्लॉक को आपने रेडियल डायरेक्शंस में कट किया अलोंग आ मेडुलरी रेज। आपने कैसा कट बनाया, ऐसा कट इस पर बनाया है, इसलिए इसको रेडियल साइन बोलते हो। क्या बोलते हो, रेडियल साइन। क्या कहलाता है आपका, रेडियल साइन आपका कहलाता है, ठीक है। कट आर मेड इन रेडियल डायरेक्शन पैरेलल टू द मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज के पैरेलली आपने क्या किया है, कट लगाया है, ठीक है। रेडियल डायरेक्शंस में कट है। अब एक और चीज याद रखना, मोर वेस्टेज। यहाँ पर आप सबसे ज्यादा आपकी मोर वेस्ट होती है, बिकॉज यहाँ पर ईच प्लांट का शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। क्लियर। तो ईच प्लांट इज डिफरेंट शेप, सो मोर वेस्टेज। क्लियर। सो मोर वेस्टेज इट इज प्लीजिंग फॉर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। बस ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कट करते हो, अदरवाइज इसमें जो वेस्टेज होता है आपका बहुत ज्यादा होता है। क्लियर। क्लियर है सभी को। कन्वर्जन जल्दी से बताएं, कन्वर्जन क्लियर है। क्लियर है कन्वर्जन। याद रखना है बस आपको नाम कि आप किन किन मेथड्स या कौन कौन से सॉइल्स की सॉइल से आप यहाँ पर कन्वर्ज करते हो, ठीक है। याद रखना, बस नाम याद रखना। नेक्स्ट आता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। लास्ट एंड फोर्थ स्टेप आपकी जो की प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में वो था आपका प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। हेडिंग डाल देना, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। इसमें सबसे पहले हम टिम्बर का प्रिजर्वेशन करते क्यों हैं, तो सबसे पहला लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर। क्लियर। इंक्रीज लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर। लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट ऑल्सो increase durability of timber, also increase durability of timber, टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट increase resistance against fungi
इंसेक्ट अटैक। क्लियर? फंगी और इंसेक्ट जो आपके टिम्बर्स पर अटैक करते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं टिम्बर्स का। अब प्रिजर्वेशन को करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है, तो हेडिंग डालना मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन में सबसे पहली जो मेथड आपकी आती है ASCU ट्रीटमेंट। ASCU ट्रीटमेंट। सेकेंड आपका यहाँ पे आता है केमिकल सॉल्ट। केमिकल सॉल्ट्स का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका केरोसिन ऑयल, इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। केरोसिन ऑयल का क्वेश्चन, केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट आता है आपका 4 कोलतार ऑयल पेंट्स। फिफ्थ है आपका ऑयल पेंट्स एंड सोलिंगम पेंट्स। सिक्स है आपका सोलिंगम पेंट्स। तो ये इंपोर्टेंट आपकी यहाँ पर मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द टिम्बर्स के लिए। क्लियर? नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन कर लें। आपका लिख लोगे तो आप कमेंट के थ्रू बता देना। देखो, अब सबसे पहले अपन यहाँ पर समझते हैं ASCU ट्रीटमेंट। क्लियर? तो हेडिंग डाल देना ASCU ट्रीटमेंट। ASCU ट्रीटमेंट से आपको समझना है कि AS मतलब यहां पर होता है आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक। एक ब्लू वाला जो इंक है आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर? ब्लू इंक क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर? और Cu से यहाँ पे मतलब है, Cu से मतलब है कॉपर। तो आर्सेनिक प्लस कॉपर। ब्लू इंक दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर? क्लियर? तो ASCU ट्रीटमेंट में मैंने क्या बोला? आर्सेनिक प्लस कॉपर आपको यहाँ पे बोला है। अब आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट मतलब क्या? तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ASCU स्पेशल प्रिजर्वेटिव मटेरियल आपको यहाँ पर सबसे पहले बनाना है। अब मटेरियल बनाना है तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड्स की। इसकी जरूरत पड़ेगी आर्सेनेट पेंटा ऑक्साइड्स की, जिसमें आप मिक्स करोगे कॉपर सल्फेट। इसमें आप क्या मिक्स करोगे? कॉपर सल्फेट। क्लियर? आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट, और साथ में आप यहाँ पे मिलाओगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। साथ में क्या मिलाओगे? पोटेशियम
डाइक्रोमेट। क्लियर? तो आपने आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पे मिक्स किया गया है। तो जो आपने यहाँ पे तीनों को मिक्स किया है, बाई वेट मिक्स आपने किया होगा, तो इसके आपने क्या लिए हैं? 6 पार्ट लिए हैं। कितने पार्ट? 6 पार्ट। और इस 6 पार्ट को आपने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया। मिक्स विथ 100 parts of water। क्लियर? 100 parts of water में 6 parts of arsenic pentoxide plus copper sulfate plus potassium dichromate को आपने क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। और जो मिक्सचर यहाँ पर बना, उस मिक्सचर को आपने क्या कर दिया? स्प्रे कर दिया आपकी टिम्बर सरफेस पर। क्लियर? तो याद रखना, ASU ट्रीटमेंट जो होता है स्पेशली हम यूज करते हैं जब व्हाइट अंट, जो आपका दीमक होता है, सफेद चींटियां जो आपकी लकड़ी में लग जाती हैं, दैट इज व्हाइट अंट, इसके अगेंस्ट बहुत पावरफुल है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड की मैंने बात की थी। तो क्या होता है आपका आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड? क्या होता है आपको पता है क्या? हाँ, AS2O5। क्लियर? एंड 2 parts of water, तो 2H2O, AS2O5, 2H2O, that is arsenic pentoxide। कॉपर सल्फेट की अगर यहाँ पर बात करूं तो CuSO4 and 5 parts of H2O, that is copper sulfate, and K2Cr2O7, potassium dichromate। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको मिक्स किया 100 पार्ट्स ऑफ द वाटर में, जो सॉल्यूशन आपका बना उसको हमने अप्लाई कर दिया टिम्बर सरफेस पर। तो दिस प्रिजर्वेटिव गिव्स टिम्बर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ व्हाइट अंट। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाइट अंट अटैक। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाइट अंट। शिवांगी समझ में नहीं आया क्या आपको? हाँ, क्लियर है आपको ये मेथड? प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाइट अंट अटैक्स। क्लियर? ये वाली मेथड्स क्लियर है? नेक्स्ट है आपका केमिकल सॉल्ट। नेक्स्ट है आपका केमिकल सॉल्ट। तो केमिकल सॉल्ट मेथड में कुछ नहीं करना है, इसको भी आपको टिम्बर सरफेस पे अप्लाई करना है। बट यहाँ पे नाम आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से वो केमिकली सॉल्ट हैं जिसको आप यूज करते हो। क्लियर? तो सबसे पहला जो आपका होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट आपको यहाँ पे होता है कॉपर सल्फेट के साथ साथ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड,
फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, क्लियर। अब देखो ये जो सॉल्ट आपके होते हैं इनको भी आपको किसमें ऐड करना, वाटर के साथ ऐड करना, क्लियर। एडेड विथ वाटर, एडेड विथ वाटर, आप वाटर के साथ इसको मिक्स करोगे और जो आपका यहाँ पर क्या प्रिपेयर होगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, उसको आप क्या कर दोगे, पेंट कर दोगे आपकी टिम्बर सरफेस पर। जो यहाँ पे सॉल्यूशन आपका बना हुआ है दैट इज ऑर्डरलेस, क्लियर। एडेड विथ वाटर एंड मेक सॉल्यूशन, एंड मेक सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन आपका होगा दैट इज ऑर्डरलेस, इनफ्लेमेबल। अगर आप आग लगाओगे सॉल्यूशन में तो आग नहीं पकड़ेगा, क्लियर। आप क्या करोगे, अब इस सॉल्यूशन को अपनी टिम्बर सरफेस पर या तो वार्निश कर दोगे या फिर पेंट कर दोगे और उसको आप कर दोगे ड्राई, क्लियर। क्लियर है आपको केमिकल सॉल्ट्स। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कैरोसट ऑयल। अच्छा, जो ASU ट्रीटमेंट में भी आपने सॉल्यूशन बनाया था वो भी आपका ऑर्डरलेस सॉल्यूशन होता है, क्लियर। कैरोसट ऑयल जो आपका होता है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है और अगर आप इसको यूज करते हो तो जस्ट डबल लाइफ ऑफ टिम्बर, यह टिम्बर की लाइफ को उससे क्या कर देता है, दोगुना कर देता है। डबल द लाइफ ऑफ टिम्बर, याद रखना, क्लियर। अब इसमें करते क्या है, इन दिस मेथड wooden plant is placed inside the airtight chamber, clear। क्या करना आपको, wooden plant placed inside the wooden plant placed inside the airtight chamber, airtight chamber, airtight chamber, क्लियर। अब एयरटाइट चेंबर में आपने रखा है एंड इट सब्जेक्टेड टू प्रेशराइज्ड कैरोसेट ऑयल, प्रेशराइज्ड कैरोसेट ऑयल, क्लियर। एयरटाइट चेंबर में आपको रखना है और आपको इस पर क्या करना है, प्रेशराइज्ड कैरोसेट ऑयल को अप्लाई करना है, क्लियर। अब जो यहाँ पे प्रेशर होगा अप्लाई करने का कैरोसेट ऑयल को, दैट इज प्रेशर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर आपका होगा दैट इज 0.7 to 1 न्यूटन पर mm², दैट इज द प्रेशर। इतने प्रेशर से आप अप्लाई कर रहे हो कैरोसेट ऑयल को। The temperature of chamber is raised up to 50 डिग्री सेल्सियस। अब आप उस चेंबर के जो चेंबर है उसका टेम्परेचर कहाँ तक ले जा रहे हो, 50 डिग्री सेल्सियस तक आपने क्या कर दिया, राइज कर दिया। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस राइज एंड इज केप्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स, और इसको आपने नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स के लिए मेंटेन करके रखा हुआ है। अच्छा, इसको इसलिए करके रखा हुआ है कि जो आपने प्रेशराइज्ड कैरोसेट ऑयल अप्लाई किया है वो एक सफिशिएंट डेप्थ तक क्या कर ले, पेनेट्रेट हो जाए, अंदर चला जाए, क्लियर।
प्रोसेस को बोला जाता है रियोसॉर्टिंग। रियोसॉर्टिंग, रियोसॉर्टिंग, ये जो प्रोसेस है दैट इज द रियोसॉर्टिंग प्रोसेस। तो इसको लिख लेना, द टेम्परेचर ऑफ चेंबर इज राइज्ड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज kept for next 2 to 3 hours. During this kerosene oil penetrate up to sufficient depth inside the wooden log and the process is known as reyosorting. Reyosorting, REOSORTING. This method is generally used for the preservation of piers, piles and railway sleepers. Important है क्यूरोसेट ऑयल। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका कोलतार मेथड फॉर प्रिजर्वेशन। हेडेड डालना कोलतार मेथड। क्लियर। तो कोलतार में तो जनरली आप लिख लो कि जो हॉट आपका कोलतार होता है उसको बाय द ब्रश आप उसमें क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो टिम्बर पर। बाय ब्रश आप टिम्बर पर क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो। अब इस कोलतार को हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है। देन वी यूज कोलतार मेथड फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है। तो कोलतार में लिख लेना, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड वेयर आर्किटेक्चर इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे ऑयल पेंट। ऑयल पेंट जो आपका होता है तो आप क्या करते हो, ऑयल पेंट आर सुटेबल फॉर वेल सीजन्ड टिम्बर। क्लियर। ऑयल पेंट की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ऑयल पेंट suitable for well seasoned timber. Clear? Generally 2 to 3 coats are applied. Generally 2 to 3 coats are applied on surface of wooden plank। क्लियर। जो आपके प्लंक्स हैं वुड के, उस पर आप 2 to 3 कोट्स आप यहाँ पे चढ़ा देते हो। क्लियर। ऑयल पेंट इंपोर्टेंट वहां होता है जहां पे मॉइस्चर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, बार बार मॉइस्चर आपका क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो आपका टिम्बर। क्लियर। तो वहां पर हम यूज करते हैं तो ऑयल पेंट प्रिवेंट टिम्बर फ्रॉम मॉइस्चर। क्लियर। तो आप बोल सकते हो प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर। टिम्बर
प्रिवेंट फ्रॉम मॉइस्चर। आप ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो, दैट इज ऑयल पेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिंगम पेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिंगम पेंट्स। क्लियर। सॉलिंगम पेंट आर अप्लाइड इन हॉट कंडीशन बाय यूजिंग ब्रश। अब सॉलिंगम पेंट जो होता है इसको आप गर्म करते हो और उस गर्म पेंट को आप बाय द ब्रश आप टिम्बर की सरफेस पर क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो। दैट इज हाईली टॉक्सिक। यह है हाई टॉक्सिक होता है और आप इसको कलर पिगमेंट के साथ यूज करते हो, हाईली टॉक्सिक इन नेचर। क्लियर। और इसको आप कलर पिगमेंट के साथ यूज करते हो तो जो एक अपीयरेंस आता है आपके टिम्बर्स पर वो अच्छा अपीयरेंस आता है। क्लियर। नेक्स्ट जो व्हाइट अंट का अटैक होता है, सफेद जो चींटियां आपकी होती है, व्हाइट अंट जो होती है उसका जो अटैक होता है तो उसको भी ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। दैट इज द सॉलिंगम पेंट। क्लियर। तो लिख लेना, दे आर वेल सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग टिम्बर फ्रॉम व्हाइट अंट। दे आर वेल सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग टिम्बर, वेल सुटेबल फॉर preserving timber from white ants। क्लियर है सभी को, इतना जल्दी बता दें। क्लियर है सभी को इतना। तो इस बार का जो एसएससी का आपका मेंस पेपर हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था, 15 to 20 मार्क्स में, राइट डाउन द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ गुड टिम्बर्स या क्वालिटी ऑफ गुड टिम्बर्स। क्लियर। तो ये 15 to 20 मार्क्स में मेंस का क्वेश्चन आया था आपका कि एक अच्छे टिम्बर की प्रॉपर्टी लिखिए। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाला क्वालिटीज ऑफ गुड टिम्बर, क्वालिटीज ऑफ गुड टिम्बर। इस बार का जो मेंस का पेपर अभी रिसेंटली हुआ था आपका, आई थिंक जनवरी या दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है, मैंने क्या बोला है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर की बात की, इसकी बात की है क्वालिटी ऑफ टिम्बर। तो जो टिम्बर की क्वालिटी होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स किस पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला एनवायरमेंटल कंडीशंस। क्लियर। सबसे पहला क्या पॉइंट आएगा यहाँ पे, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये एनवायरमेंट की क्या कंडीशंस हैं, लोकली अवेलेबल, लोकली आपकी कंडीशंस हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका मैच्योरिटी ऑफ द ट्री। इस पर डिपेंड करेगा मैच्योरिटी ऑफ द ट्री। क्लियर। मैच्योरिटी ऑफ द ट्री वही बात होती है कि पेड़ अंडर एज है, ओवर एज है या आपका 50 to 100 इयर्स के बीच में है। ठीक है। तो मैच्योरिटी ऑफ द ट्री की बात यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट हमने जो भी पढ़ा था मेथड ऑफ सीजनिंग, मेथड ऑफ सीजनिंग जो हमने पढ़ा था, मेथड ऑफ सीजनिंग। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ
process of preservation and time of felling आपने कब काटा, मतलब सीजन ऑफ कटिंग, जो आपने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो क्वालिटी ऑफ टिम्बर्स आपकी होंगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करेंगी, मैच्योरिटी ऑफ द ट्री पर डिपेंड करेंगी, मेथड्स ऑफ सीजनिंग पर डिपेंड करेंगी, नेचर ऑफ सॉइल पर डिपेंड करेंगी, प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन पर एंड टाइम ऑफ फेलिंग, इन सब पर ये डिपेंड करने वाली हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ द टिम्बर्स क्या होनी चाहिए आपकी, क्लियर। अपन वैल्यू पढ़ते हैं, फिर बाद में अपन इसकी बात कर लेंगे, क्लियर। टेस्ट वगैरह की बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो अपन प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली जो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी, अ गुड टिम्बर शुड बी हैविंग बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पर एक गुड टिम्बर की बात मैं करूँ तो उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, क्लियर। सबसे पहले बात किसकी आ रही है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, यही मैंने दो नाम लिए हैं। तो एक अच्छे टिम्बर की जो बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर। और अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए, क्लियर। अब इसके बाद आपकी एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बच रही है यहाँ पे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए आपकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 to 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्लियर। दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो एक अच्छे टिम्बर की बेंडिंग स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टेंसाइल स्ट्रेंथ 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5 to 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी होगी, क्लियर। तो ये तीनों स्ट्रेंथ आपको याद रखना है, आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जो टिम्बर है वो कैसा होना चाहिए, तो टिम्बर शुड बी हार्ड, टिम्बर शुड बी हार्ड। हार्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि हार्ड टू withstand against various load, क्लियर। हार्ड होना चाहिए जिससे बहुत सारे जो लोड आपके यहाँ पर आएंगे तो उसके अगेंस्ट वो खड़ा रह सके। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डेंसिटी, की टिम्बर की डेंसिटी क्या होना चाहिए, तो बात करते हैं एवरेज डेंसिटी की। एवरेज डेंसिटी आपके टिम्बर की क्या होनी चाहिए, तो एवरेज डेंसिटी जो यहाँ पर इसकी आएगी दैट इज 4.5 to 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्लियर। आपकी जो एवरेज डेंसिटी टिम्बर की होगी वो 4.5 से 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बीच में वेरी करेगी, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलास्टिसिटी की। अब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि अगर मैं किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करता हूं, क्लियर, लोड अप्लाई करता हूं और फिर उस एक्सटर्नल लोड को अगर मैं हटाता हूं तो वापस से वो मटेरियल अपने शेप और साइज को रिगेन कर लेता है, दैट्स कॉल्ड द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, मतलब वो मटेरियल इलास्टिक है। तो अगर आपका टिम्बर क्या करता है, टिम्बर रिगेन्स इट्स शेप आफ्टर रिमूव लोड्स, टिम्बर regains its shape
shape after removing load. It is used railway sleeper. अगर आपके टिम्बर में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है तो हम उसको रेलवे स्लीपर में यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए आपने देखा होगा टिम्बर्स को जनरली आप यूज करते हो, बॉस में यूज करते हो, कैरेज शाफ्ट में यूज करते हो, स्पोर्ट्स गुड में यूज करते हो। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आता है फाइबर्स। नेक्स्ट क्या होते हैं? फाइबर्स जो आपके होंगे तो टिम्बर शुड बी हैव स्ट्रेट फाइबर्स। क्लियर? टिम्बर्स के जो फाइबर्स हैं वो कैसे होना चाहिए? स्ट्रेट फाइबर्स होने चाहिए। क्लियर? कैसे होना चाहिए? स्ट्रेट फाइबर्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट, टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल। कैसा होना चाहिए? टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल। टिम्बर शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए। क्लियर? फ्रेशली कट सरफेस अगर आप टिम्बर को कट करते हो, कैसा? फ्रेश टिम्बर को अगर कट करते हो तो फ्रेशली कट सरफेस शुड गेट स्वीट स्मेल। मीठी स्मेल आनी चाहिए। स्वीट स्मेल क्लियर? सेकेंड, आपकी गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर क्या होगा? द ट्री शुड बी कट व्हेन। आप टिम्बर तब कटी हुई होना चाहिए जब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो और जो आपका सेप की मैंने बात की थी, कैम्बियम लेयर जो आपका होता है मेनली क्या कंसिस्ट करता है? सेप को कंसिस्ट करता है। तो जब आपका सेप और उसमें मॉइस्चर कंटेंट लीस्ट होगा तब टिम्बर आपकी कटी हुई होना चाहिए। क्लियर? जिससे आपको मैक्स टू मैक्स हार्डवुड मिलेगी और हार्डवुड को ही हम इंजीनियरिंग पर्पज में यूज करते हैं। तो लिखना, द ट्री शुड बी कट व्हेन मॉइस्चर कंटेंट when moisture content or shape is least. क्लियर? नेक्स्ट लिखना पॉइंट कि आपका जो टिम्बर होना है वो कैसा होना चाहिए? फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इट शुड बी फायर रेजिस्टेंस। टिम्बर कैसा होना चाहिए? फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर? इजीली फायर को ना पकड़े। नेक्स्ट है आपका टिम्बर शुड बी यूनिफॉर्म एंड डार्क कलर। क्लियर? टिम्बर शुड बी यूनिफॉर्म एंड डार्क इन कलर। डार्क कलर की आपकी टिम्बर होना चाहिए और कलर जो है आपका यूनिफॉर्मली मेंटेन होना चाहिए। क्लियर? और बाकी अगर आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस में आप क्या बोल सकते हो? आ गुड टिम्बर शुड बी हार्ड। इट ऑफर रेजिस्टेंस व्हेन इट इज बीइंग पेनिट्रेटेड। जब आप पेनिट्रेट कर रहे होगे तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। क्लियर? मैकेनिकल बियर्स की भी बात कर सकते हो। ऐसी जगह आपने यूज किया है जहाँ पे ट्रैफिक्स वगैरह आ रहा है। अब ऐसी जगह जैसे कि पेवमेंट में आपने यूज किया है या वुडन की फ्लोरिंग आपने कर दी है जहाँ पर आप चल रहे हो तो ट्रैफिक आ रहा है तो वहाँ पे परसेंटेज बियर की, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो आपकी गुड टिम्बर होगी शुड बी डिटोरियोरेट इजीली ड्यू टू मैकेनिकल बियर और एब्रेशंस।
क्लियर। टफनेस की भी बात आ सकती है, तो सीधा बोलोगे आ गुड टिम्बर शुड बी टफ, ठीक है। तो बाकी इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने पढ़ ली। जैसे आपकी जो स्ट्रेंथ वाली बात है, एवरेज डेंसिटी की बात है, क्लियर। जैसे फ्रेशली कट सरफेस आपकी जो होती है शुड बी गिव्स स्वीट स्मेल एंड फाइबर्स की बात करें तो स्ट्रेट फाइबर्स होता है। इलास्टिसिटी में मतलब आप रेलवे स्लीपर्स में इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपकी जो थी क्वालिटी ऑफ द गुड टिम्बर्स थी आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एसएससी के मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बता दें क्लियर है सभी को। क्वालिटी ऑफ गुड टिम्बर्स, हाँ जल्दी से बता दें कमेंट के थ्रू। क्लियर है सभी को? देखो कल भी मैंने बोला था आपकी तरफ से कमेंट आते रहना चाहिए, हाँ कमेंट आपकी तरफ से आते रहना चाहिए जिससे मुझे पता लग सके कि आप पढ़ रहे हो। जैसा 1-2 सेकंड के लिए मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचती तो कमेंट आ जाता है आपका सर वॉइस क्लियर नहीं है, डिस्प्ले ब्लैंक हो गया है। ऐसे मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग बैठ के देख रहे हो। हाँ पुष्पेंद्र, राजेश्वर, राहुल, सुरेश। For the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams, subscribe the channel Navigate Institute now.